आज के व्याख्यान में हम नीति शास्त्रीय दृष्टिकोण से मूल्य की अवधारणा को समझने का प्रयास करेंगे। हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि नीति शास्त्रीय दृष्टिकोण से मूल्य शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है, मूल्य के कितने प्रकार हैं, साधन मूल्य का अर्थ क्या है, साध्य मूल्य का अर्थ क्या है, साधन मूल्य एवं साध्य मूल्य के मध्य भेद क्या है, क्या साधन मूल्य एवं साध्य मूल्य के मध्य जो भेद किया गया है वह तर्कसंगत है या नहीं। आज के व्याख्यान में हम इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक विवेचन करने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि नीति शास्त्रीय दृष्टिकोण से मूल्य शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है। यद्यपि मूल्य शब्द का प्रयोग विभिन्न संदर्भों में विभिन्न अर्थों में किया जाता है, अतः मूल्य की कोई निश्चित एवं सर्वमान्य परिभाषा करना अत्यंत कठिन है, किंतु फिर भी नीति शास्त्रीय दृष्टिकोण से मूल्य शब्द भौतिक आवश्यकताओं एवं मानसिक अवस्थाओं के उस गुण का बोध कराता है जिसके द्वारा मनुष्य की किसी आवश्यकता या इच्छा की पूर्ति होती है। अर्थात वे सभी भौतिक वस्तुएं एवं मानसिक अवस्थाएं जो मनुष्य की किसी न किसी आवश्यकता या इच्छा की पूर्ति करती हैं, उसे हम मूल्य की संज्ञा दे सकते हैं। अर्थात मूल्य की सार्थकता मानवीय आवश्यकताओं एवं इच्छाओं की पूर्ति के संदर्भ में ही है। मनुष्य के लिए सभी वस्तुएं समान रूप से मूल्यवान नहीं होती हैं। कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो मनुष्य के लिए साधन रूप में मूल्यवान होती हैं, जबकि कुछ ऐसी मानसिक अवस्थाएं हैं जो मनुष्य के लिए साध्य रूप में मूल्यवान होती हैं। इसी आधार पर समस्त मूल्यों को दो भागों में विभाजित किया गया है, साधन मूल्य एवं साध्य मूल्य। साधन मूल्य किसे कहते हैं? साधन मूल्य वे मूल्य होते हैं जो अपने आप में शुभ नहीं होकर किसी भी मानवीय आवश्यकता या इच्छा की पूर्ति के लिए साधन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अर्थात ये अपने आप में शुभ नहीं होकर साधन रूप में ही मनुष्य के लिए सहायक होते हैं। अपने आप में शुभ नहीं होने के कारण साधन मूल्यों को परतः मूल्यों की भी संज्ञा दी जाती है। साधन मूल्य के अंतर्गत वे सभी भौतिक वस्तुएं आती हैं जो मनुष्य के लिए साधन रूप में सहायक होती हैं, जैसे भोजन, वस्त्र, मकान, धन, संपदा आदि सभी साधन मूल्यों के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये मनुष्य की किसी न किसी भौतिक आवश्यकता की या इच्छा की पूर्ति करते हैं। जैसे कि भोजन, वस्त्र एवं मकान मनुष्य के स्वस्थ एवं सुरक्षित जीवन के लिए आवश्यक है। इसी प्रकार धन संपदा मानवीय जीवन में सुख अर्जित करने का एक प्रमुख साधन है। यही कारण है कि हम इन सबको साधन मूल्य के रूप में स्वीकार करते हैं। साधन मूल्यों को परतः मूल्य के अतिरिक्त शारीरिक मूल्य या आर्थिक मूल्य भी कहा जाता है, क्योंकि यह मनुष्य की शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। साथ ही इन्हें आर्थिक मूल्य की संज्ञा भी दी जाती है, क्योंकि ये मनुष्य की उन भौतिक आवश्यकताओं या उन इच्छाओं की पूर्ति करते हैं जो धन संपदा के माध्यम से ग्रहित की जाती हैं। इस प्रकार साधन मूल्य अपने आप में शुभ नहीं होकर मानवीय इच्छाओं एवं पूर्ति के लिए साधन रूप में सहायक होते हैं। इन साधन मूल्य के अतिरिक्त दार्शनिकों ने एक प्रकार के अन्य मूल्य की भी व्याख्या की है, जिसे हम साध्य मूल्य कहते हैं। जहाँ साधन मूल्य अपने आप में शुभ नहीं थे, वहीं साध्य मूल्य अपने आप में शुभ होते हैं, इसलिए इन्हें स्वतः साध्य शुभ कहा जाता है। साध्य मूल्यों का शुभत्व परिणाम निरपेक्ष होता है, अर्थात साध्य मूल्य किसी देश, काल, परिस्थिति एवं परिणामों के कारण शुभ नहीं होकर अपने आप में शुभ होते हैं। साध्य मूल्य के अंतर्गत उन मानसिक अवस्थाओं या उन मानसिक गुणों का उल्लेख किया जाता है जो मनुष्य के लिए अपने आप में शुभ है। यद्यपि साध्य मूल्य के स्वरूप को लेकर दार्शनिकों में मतभेद है, फिर भी कुछ दार्शनिकों के मत को हम जानने का प्रयास करेंगे। जैसे
सुकरात के अनुसार ज्ञान ही मनुष्य के लिए सर्वोच्च सद्गुण है। अतः सुकरात ज्ञान को ही मानवीय जीवन का साध्य मूल्य स्वीकार करते हैं। वहीं महान जर्मन दार्शनिक कांट जो हैं वो शुभ संकल्प को साध्य मूल्य के रूप में स्वीकार करते हैं। तो बेंथम, मिल और सिज़्विक सुख को ही मानवीय जीवन का साध्य मानते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि विभिन्न दार्शनिकों ने साध्य मूल्य की व्याख्या अपने अपने चिंतन के अनुसार विभिन्न अर्थों में और विभिन्न संदर्भों में अलग अलग रूप से की है। भारतीय चिंतन परंपरा में यदि हम देखें तो हम देखने का प्रयास करेंगे कि भारतीय चिंतन परंपरा में मोक्ष को मानवीय जीवन का साध्य मूल्य माना गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि साध्य मूल्य के अंतर्गत उन मानसिक अवस्थाओं का बोध होता है जो मनुष्य के लिए अपने आप में शुभ है, जो किसी के लिए साधन के रूप में शुभ नहीं है। ये स्वतः साध्य शुभ है, ये परिणाम निरपेक्ष है। यहाँ जो साधन मूल्य और साध्य मूल्य के मध्य जो भेद किया गया है ये तर्कसंगत है या नहीं, क्योंकि हमने देखा कि साध्य मूल्य के विषय में भी विभिन्न दार्शनिकों के अलग अलग मत हैं। अतः कुछ दार्शनिकों ने या कुछ चिंतकों ने साधन मूल्य और साध्य मूल्य के मध्य जो ये भेद किया है उसे अस्वीकार किया है, और इन विचारकों में जॉन ड्यूई का मत सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जॉन ड्यूई ने अपनी पुस्तक ह्यूमन नेचर एंड कंडक्ट में साधन और साध्य मूल्य के मध्य जो ये भेद किया है उसे अस्वीकार किया है। जॉन ड्यूई ने अपने मत को स्पष्ट करते हुए कहा है कि साध्य मूल्य के संदर्भ में जो ये कहा जाता है कि ये परिणाम निरपेक्ष है या मानव निरपेक्ष है, ये उचित नहीं है। जॉन ड्यूई का मानना है कि कोई भी वस्तु अपने परिणामों के कारण ही शुभ होती है। परिणामों की उपेक्षा करके हम किसी वस्तु के शुभत्व की व्याख्या नहीं कर सकते। अतः जो साध्य मूल्य परिणाम निरपेक्ष माने जाते हैं, जॉन ड्यूई उनको अस्वीकार करते हैं। इसी प्रकार जॉन ड्यूई का मत है कि कोई भी वस्तु मनुष्य की इच्छाओं की पूर्ति करने के कारण ही शुभ है। अतः मानव से निरपेक्ष हम किसी शुभत्व की कल्पना नहीं कर सकते। इस प्रकार जॉन ड्यूई का मानना है कि साध्य मूल्यों को जो परिणाम निरपेक्ष और मानव निरपेक्ष माना गया है वह तर्कसंगत नहीं है। इसके अतिरिक्त जॉन ड्यूई ने साधन और साध्य मूल्य के भेद को भी अस्वीकार किया है। जॉन ड्यूई का मत है कि साधन और साध्य मूल्य के मध्य जो भेद किया गया है वह तथाकथित अंतिम साध्य की अवधारणा पर आधारित है। दार्शनिकों ने अंतिम जो साध्य मूल्य है उसी के आधार पर साधन और साध्य मूल्य के मध्य भेद किया है, लेकिन जॉन ड्यूई का मानना है कि ऐसा कोई अंतिम साध्य है ही नहीं, ये दार्शनिकों की कल्पना मात्र है। जॉन ड्यूई का मानना है कि मनुष्य के लिए सभी वस्तुएं जो हैं उन वस्तुओं को हम कुछ वस्तुओं को तात्कालिक रूप से शुभ मान सकते हैं और कुछ वस्तुओं को सुदूरवर्ती शुभ के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। इनमें से हम किसी साध्य मूल्य की कल्पना नहीं कर सकते। इस प्रकार जॉन ड्यूई साधन और साध्य मूल्य के मध्य जो भेद किया है उसे अस्वीकार करते हैं। यहाँ हम जानने का प्रयास करेंगे कि जॉन ड्यूई का ये मत कितना सार्थक है या कितना उचित है। जॉन ड्यूई का ये मत तो सही है कि मनुष्य से निरपेक्ष किसी वस्तु के शुभत्व का निर्धारण नहीं किया जा सकता, अर्थात समस्त वस्तुओं का शुभत्व किसी न किसी रूप में मानवीय इच्छाओं या आवश्यकताओं की पूर्ति के रूप में ही है। किंतु जॉन ड्यूई ने जो साधन और साध्य मूल्य के भेद को अस्वीकार किया है वह तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि साधन की अवधारणा में ही साध्य की धारणा निहित है। बिना साध्य के साधनों की जो अनंत श्रृंखला है वह निरर्थक एवं औचित्यहीन है। यही कारण है कि साधन मूल्य और साध्य मूल्य दोनों एक दूसरे की अपेक्षा है। बिना साध्य मूल्य के हम साधन मूल्यों की कोई महत्ता नहीं रह जाती है। साधन मूल्य किसी न किसी परम साध्य की ओर संकेत करते हैं। यही कारण है कि भारतीय एवं पश्चिमी विचारकों ने अपने अपने चिंतन एवं अपने मत के अनुसार मानवीय जीवन में साध्य की व्याख्या की है। यद्यपि इनके मतों में परस्पर
इन दार्शनिकों ने ये स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि मानवीय जीवन में कुछ ऐसी मानसिक अवस्थाएं हैं जो अपने आप में शुभ हैं, जिनका शुभत्व देश काल और परिस्थिति पर निर्भर नहीं है। अतः साधन मूल्य और साध्य मूल्य के मध्य जो भेद किया गया है वह तर्कसंगत है। आज के व्याख्यान में हमने साधन मूल्य के स्वरूप, साध्य मूल्य के स्वरूप, साधन मूल्य एवं साध्य मूल्य के मध्य किया गया भेद तर्कसंगत है या नहीं आदि महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार किया है। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आज के व्याख्यान में विश्वविद्यालय परीक्षाओं की दृष्टि से कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं। सर्वप्रथम तो कि नीति शास्त्रीय दृष्टिकोण से मूल्य शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है, अर्थात जब हम मूल्य शब्द का प्रयोग करते हैं तो नैतिक शास्त्रीय दृष्टिकोण से हम मूल्य की व्याख्या किस प्रकार कर सकते हैं, अर्थात मूल्य का वास्तविक अर्थ क्या है। दूसरा प्रश्न ये हो सकता है कि मूल्य के प्रकार कितने हैं, साधन मूल्य से क्या अभिप्राय है और साध्य मूल्य से क्या अभिप्राय है। एक प्रश्न ये भी हो सकता है कि साधन मूल्य और साध्य मूल्य के मध्य अंतर क्या है। एक प्रश्न ये हो सकता है कि क्या साधन और साध्य मूल्य के मध्य जो भेद किया गया है वह तर्कसंगत है या नहीं। इस विषय में जॉन डुई के मत को स्पष्ट कीजिए। निबंधात्मक प्रश्नों में यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकता है कि मूल्य से आप क्या समझते हैं। मूल्य के विभिन्न प्रकारों को स्पष्ट करते हुए ये स्पष्ट कीजिए कि साधन मूल्य और साध्य मूल्य के मध्य जो भेद किया गया है वह तर्कसंगत है या नहीं। आज के व्याख्यान में इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का हमने जवाब देने का प्रयास